काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये हमको समझने में हेल्प करती है कि गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, प्रेशर, टेम्परेचर, ये किस रीजन से होती है। तो इसका रीजन इस थ्योरी के अनुसार ये माना गया कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने जो मैकेनिक्स में पढ़ा है उसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। किससे निकाला कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो और वेलोसिटी हो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस एटम से बनती है, एटम के पास मास भी होता है, और हम ये मानते हैं कि उसके पास हमेशा वेलोसिटी होती है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इसलिए उनके पास एनर्जी होती है। उस वेलोसिटी के कारण उनके पास मोमेंटम भी होता है, उस मोमेंटम के कारण वो जिस कंटेनर में रखी रहती है गैस उसको जाके हिट भी कर सकती है, फोर्स भी लगा सकती है। ये सब चीजें, फोर्स लगाना, मोमेंटम रखना, एनर्जी रखना और फोर्स लगा के प्रेशर बनाना, ये सब काम गैस क्यों करती है? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी होना, दैट मीन्स द गैस इज काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स चलने वाला। तो इसके चलने के कारण, इसकी वेलोसिटी के कारण इसके पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो थ्योरी हमको ये सब चीजें समझाएगी उस थ्योरी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो अभी हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं एटम्स के बारे में, कि किसी भी एटम का साइज करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट एटम के लिए बनाई गई है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक एटम का साइज कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? कोई छोटा एटम, कोई बड़ा एटम, ऐसा रहता है। ओके, तो 2 एटम इकट्ठे रहते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। इन एटम्स के बीच में एक फोर्स रहता है। उस फोर्स के कारण वो मटेरियल या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है। सॉलिड्स में ये फोर्स सबसे ज्यादा होता है, और ये एटम बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो द फोर्स इज वेरी लार्ज एंड इट इज रिजिडली पैक्ड। उसमें एटम टू एटम डिस्टेंस करीब करीब 2 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है, एटम टू एटम डिस्टेंस। इसका मतलब वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम तो वो खुद ही होता है। ओके, तो ये जितने टाइटली पैक्ड होते हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड्स। तो इसमें एक एटम को अगर हम हिलाएंगे तो सभी एटम हिल जाएंगे, इतना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिक्विड में ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, लिक्विड में भी 2 to 3 इतना ही डिस्टेंस रहता है, लेकिन इनके बीच जो फोर्स लगता है एक दूसरे पे, ये फोर्स कम होता है। ये फोर्स कम होने से क्या होता है कि वॉल्यूम तो इसका बन गया, इसी के जैसा इसका वॉल्यूम बन गया, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन फोर्स कम होने के कारण अगर हम इस एटम को पकड़कर ऐसा उठाएंगे तो ये एटम उसके साथ नहीं आएगा। इस एटम को उठाएंगे तो ये उसके साथ आ जाएगा। ये क्या चीज है? सॉलिड। ये सेम, तो ये है बर्फ, आइस, और ये उस आइस को हमने थोड़ा सा गर्म किया, क्या बन गया? लिक्विड। उतना ही। तो डिस्टेंस एटम्स का उतना ही है, क्योंकि जितनी बर्फ होती है उतना ही पानी बनता है। लेकिन यहां पर हम आइस को कोने से पकड़ के उठाएंगे, सारे एटम्स उसके साथ आ जाएंगे। उससे हमको क्या पता लगा? एटम टू एटम फोर्स ज्यादा है। यहां पर हम पानी को पकड़कर ऐसा उठाएंगे तो बाकी पानी नीचे छूट जाएगा। तो उससे हमको क्या समझ में आया? कि उनका आपस का फोर्स कम है। तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक फोर्स कम होता है, लेकिन जितनी बर्फ को पिघलाते हैं उतना ही पानी बनता है। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस है ये सॉलिड के लिए भी यही है और लिक्विड के लिए भी यही। लेकिन अगर हम उसको गर्म करके स्टीम बना दें तो क्या होगा? द डिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके,
तो उसी प्रेशर पर अगर स्टीम बनती है तो उसका डिस्टेंस 3 एंगस्ट्रॉम या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ये एटम्स के बारे में है। अच्छा, अब इन एटम्स के कारण प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीजों का आपस में क्या रिलेशन रहता है, इसको हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। दैट इज पीवी इज इक्वल टू आरटी। और ये कौन से लॉज इसके पढ़े हमने? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ओके, अब आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी काइनेटिक थ्योरी कि ये प्रेशर, टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये थ्योरी है क्या? काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के हमने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए हुए हैं। उसके कोई फिक्स पोस्टुलेट नहीं है कि नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, ऐसा नहीं है। ओके, तो उसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि कुछ चीजें हमने मान ली, उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जैसे गैसेस में एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज वेरी लार्ज। तो दो एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ये हम काइनेटिक थ्योरी पे मानते हैं। The gap between two atoms is very large compared to size of atom. ओके, तो हम ये मान सकते हैं दैट साइज ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल compared to size of gas, that is volume of gas. देखिए, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। ये हमने बनाया एटम। अगर स्क्वायर बनाएंगे दिस 1 एंड 1। एटम ने कितना वॉल्यूम कवर किया है? 1 2 3 4। इन चारों एटम ने मिलकर क्या बनाया? गैस का वॉल्यूम। तो हमारे स्पेस में गैस कितनी फैली हुई है? तो हमारा आंसर है गैस कितनी फैली हुई है। तो ये वाला जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री किसकी है? ये गैस की बाउंड्री। हमने इधर से हाथ डाला, ये गैस में एंटर हो गए। क्यों? इधर गैस का एटम है, इधर गैस का एटम है। तो हमने क्या कहा? हमने अपना हाथ कहां डाला? गैस में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका कहलाता है? गैस का। और ये वॉल्यूम किसका कहलाता है? एटम ऑफ द गैस का। दोनों वॉल्यूम में अंतर करना सीखिए। ये वॉल्यूम किसका है? गैस का। और ये वॉल्यूम एटम्स ऑफ द गैस का। ये वॉल्यूम कितना है? 1 2 3 4। तो ये वॉल्यूम कितना है? ये वॉल्यूम है इधर से 10, ये भी 10 और इसकी डेप्थ भी 10। 10 × 10 × 10 कितना हो गया? 1000। और इन चारों ने मिलकर, अगर हमने क्यूब के 8 कोने लिए तो आठों ने मिलकर कितना वॉल्यूम बनाया? 8। ये इधर 4 और है ऐसे, तो इसका एक क्यूब बन गया। उस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया? 10 × 10 × 10 1000। जबकि एटम एक्चुअली जगह कितनी ले रहे हैं? 8। तो आप देखिए इसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम कैसा है? नेग्लिजिबल। सो दैट इज व्हाट वी राइट, दैट साइज ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस।
ये बात समझ में आई आपको? इससे हम ये सोचते हैं कि जब हम गैस को दबाएंगे तो गैस दब जाएगी। ये इतनी दूर है 10-10, हमने यहां ले आया इसको, ये अब इनका डिस्टेंस है 555। अगर इनका डिस्टेंस 555 है तो इसका कितना हो गया टोटल वॉल्यूम? 125, 5 into 5 into 5, 1000 से कितना हो गया? 125, और हमने दबा दिया। अब इसका डिस्टेंस हो गया 333, कितना बन गया? तो इस गैस का वॉल्यूम 1000 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, आप ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं कर सक रहे हो कि ये आपस में टकरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके नंबर बहुत कम है और खाली जगह बहुत ज्यादा है। तो हम ये क्या मानकर चलते हैं कि इन्होंने जो वॉल्यूम लिया है ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो है, यानी हम गैस को दबाते जाएं तो छोटा कर सकते हैं। छोटा कर करके हम इसको जीरो तक ले जा सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। हम लोग ये जान रहे हैं कि जीरो तो नहीं आएगा, उसके पहले तो एटम आपस में टकरा जाएंगे, तो कम से कम ये कहां तक पहुंचेगा? 8 एटम है, तो जब 8 हो जाएगा वॉल्यूम 8, तब क्या होगा? ये सब आपस में सट जाएंगे, उससे छोटा हम नहीं कर पाएंगे। पर बहुत है, 1000 से कम करते करते हम कहां पहुंच गए? 8 तक, दैट इज एज गुड एज जीरो। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि किसी भी गैस को दबाकर हम उसका वॉल्यूम कितना कर सकते हैं? जीरो। ये बात समझ में आई? तो ये काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट का ये मतलब है, ये वाले पोस्टुलेट का, कि आप गैस को दबाने के लिए फ्री है, गैस को आप दबा सकते हैं, गैस दब सकती है। अच्छा, इसी तरह से हमने इसमें दूसरे, तो ये डिस्टेंस मॉलिक्यूल के साइज से करीब करीब 10 गुना होता है। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज नियरली 10 times the size of molecule. दूसरा पोस्टुलेट हमने ये लिया कि ये मॉलिक्यूल्स गैस के किस स्टेट में रहते हैं, क्या ये खड़े हुए हैं या विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मोशन कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये माना कि ये मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। ओके, molecules are always in state of motion. In state of motion. ये जो मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, इनकी स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एक जैसी स्पीड हो नॉट नेसेसरी, ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। The speed may be different. Zero to maximum. कोई हो सकता है खड़ा हो, कोई हो सकता है मैक्सिमम स्पीड से भाग रहा हो, तो इसकी कुछ भी स्पीड हो सकती है। आगे जाके हम इसकी स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी स्पीड हो सकती है। ये कैसे चलते हैं? तो आंसर है ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, क्योंकि हमारा इनर्शिया का नियम है। न्यूटन का इनर्शिया का क्या नियम है? अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ए पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये सब स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब किसी भी स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं और ये सब मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव कर रहे हैं तो पक्का है एक दूसरे से टकराएंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो दे कोलाइड विद ईच अदर, they collide with each other and
विथ कंटेनर। जिस कंटेनर में हमको रखा गया, जिस बर्तन में रखा गया है, उससे भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे। These collisions are perfectly elastic। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक। तो इसके कोलिजन हम कैसे मानते हैं, कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता। इनइलास्टिक में और प्लास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है। मोमेंटम तो किसी में भी लॉस नहीं होता। ओके, तो इसके कोलिजन हमने इलास्टिक कोलिजन माने। ओके, between two collisions they move in a straight line path फ्री पाथ। ओके, दो कोलिजन के बीच में ये जब मूव करते हैं उस समय कहीं इनका कोलिजन नहीं हो रहा है। चूंकि कोलिजन नहीं हो रहा है इसलिए उस पाथ को क्या कहते हैं? फ्री पाथ। ठीक है, ओके। कोई फ्री पाथ छोटा हो सकता है, कोई फ्री पाथ बड़ा हो सकता है। जल्दी टकराएगा तो छोटा फ्री पाथ, देर में टकराएगा तो बड़ा फ्री पाथ। तो ये जो दो तरह, ये फ्री पाथ अलग अलग एटम्स के अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हैं। हमने जितने एटम्स थे सबका फ्री पाथ एट ए टाइम निकाला थ्योरेटिकली, और उन सबका मीन निकाल दिया। तो हमको उससे क्या मिला? मीन फ्री पाथ। जैसे हमने कहा कि ये गैस का कलेक्शन है, इसका मीन फ्री पाथ 2 सेंटीमीटर है। तो कोई दो पार्टिकल 1 सेंटीमीटर का फ्री पाथ रखते हैं और कोई 3 सेंटीमीटर रखता है। तो एवरेज कितना आया? 2। कोई 1 रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, लेकिन एवरेज कितना है? 2। दूसरी गैस हमको मिली, हमने कहा इसकी डेंसिटी कम है, इसका मीन फ्री पाथ 4 है। व्हाट डज दैट मीन? किसी का फ्री पाथ 6 है, किसी का 2 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है। पहले वाली गैस से ये मॉलिक्यूल ज्यादा दूर है, इसलिए इनका फ्री पाथ ज्यादा। तो हम उनकी डेंसिटी को, उनके बीच के डिस्टेंस को किससे पहचानते हैं? मीन फ्री पाथ। तो फ्री पाथ तो अलग अलग होंगे, लेकिन मीन से हमको समझ में आ जाएगा। सो ये टर्म हमको क्या मिली? मीन फ्री पाथ। तो ये जब एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं, यहां से ये एटम ऐसा गया, इससे टकराया, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, यहां आया, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, इससे टकरा गया, इससे टकरा कर फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इससे टकराया। तो ये फ्री पाथ 1 है, ये फ्री पाथ 2 है, ये फ्री पाथ 3 है, ये फ्री पाथ 4 है, और इन चारों को ऐड करके इसका मीन निकाला तो वो क्या बना? मीन फ्री पाथ की वैल्यू। ये मीन फ्री पाथ होता है। सो इट इज ए पाथ बिटवीन 2 कोलिजन्स। ओके, तो ये हमने इसमें थोड़े से पोस्टुलेट माने हैं, और किसी पोस्टुलेट की जरूरत पड़ेगी थ्योरी प्रूफ करते समय तो उसको भी मान लेंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और सबसे पहले हम कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे प्रेशर। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम आगे बढ़ के सब थ्योरीज बनाते हैं। ओके, हमने एक क्यूब के बारे में इमेजिन किया। दिस इज ए क्यूब एंड इट हैज गॉट ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वन साइड, लेट अस से a।
तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू ए इंटू ए क्यूब। ओके, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और उस गैस के मॉलिक्यूल्स में हमने ये माना उसकी जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज ए क्यूब। लेट्स कंसीडर 1 cube of side A. 1 cube of side A. Let the density of molecules be n per unit volume. n per unit वॉल्यूम। ओके, तो इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बताइए। ओके, V इज इक्वल टू ए क्यूब, टोटल मॉलिक्यूल्स m किसके बराबर हो जाएंगे, n इंटू ए क्यूब। मास भी आप निकाल सकते हैं। लेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बी m। Let mass of one molecule be m। अगर उसका मास m है तो टोटल गैस कंटेंट कितनी हो जाएगी, गैस कंटेंट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। फिर से गैस कंटेंट m और टोटल नंबर कितने हैं n ए क्यूब। ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, n क्या चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 क्यूबिक मीटर। टोटल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए एन ए क्यूब। एक का मास m, तो पूरे का मास m n ए क्यूब। ओके, अब इसके बाद अगली चीज, इसके बीच हमने किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचा। लेट देयर बी वन मॉलिक्यूल हियर, दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। काइनेटिक थ्योरी में हमने क्या माना है, हमने काइनेटिक थ्योरी में ये माना है कि मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, तो इसके पास भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो जहां आपने लिखा है दे आर ऑलवेज इन मोशन, और उसके साथ एक शब्द और लिखना है इन ऑल डायरेक्शंस। मोशन की एक डायरेक्शन नहीं होती, एट रैंडम होता है किसी भी डायरेक्शन में। तो ये भी किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है। लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है c1। c1 इसकी वेलोसिटी है। ओके, इस c1 वेलोसिटी के हमने 3 पार्ट कर लिए। 3 पार्ट कर लिए कैसे, 3 कंपोनेंट कि जब ये c1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं वेक्टर में, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो अगर ये c1 से इधर जाता है तो इधर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। ये वाली वेलोसिटी को हमने माना cx, इस वेलोसिटी को माना cy और इस वेलोसिटी को माना cz। ये ठीक है, तो ये जो इसके वेलोसिटी है c1, if one molecule has velocity c1 at any instant, then c1 vector is equal to cx plus cy plus cz। ये वेक्टर इक्वेशन, और अगर इसके मैग्नीट्यूड का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, c1 is equal to रूट
cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में। ओके, तो ये c का हमको फॉर्मूला मिला अलग अलग डायरेक्शन में, जिसमें cx क्या है, वेलोसिटी इन द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन x, cy वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन y और cz वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ z। ये c1 क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ दैट वन एटम और वन मॉलिक्यूल, ये उसकी वेलोसिटी है। ओके, ये सीन आ गया, ये कुछ हमको मिल गए। अब इसके बाद हमने एक को पकड़ा cx वेलोसिटी को। हम ये मानते हैं कि m मास का एक पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, cx along the x axis, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, momentum of one molecule moving along x direction is m into cx। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया, m इंटू cx। ये इसका मोमेंटम हुआ। इस मोमेंटम से ये आगे बढ़ते जाता है और जाकर किससे टकराएगा, सामने वाले प्लेन से टकराएगा। ओके, सामने इसके कौन सा प्लेन है, तो आंसर है ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है y और ये डायरेक्शन है z। सो इट स्ट्राइक्स किस प्लेन को टकराएगा, y z। x डायरेक्शन में गया तो इसके सामने कौन पड़ेगा, yz को जाके ये हिट करेगा। ये बात समझ में आई। ओके, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उससे क्या होगा, वापस आएगा, it is reflected due to perfect elastic collision। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के कारण ये वापस आया। किस वेलोसिटी से वापस आएगा, सेम वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से गया था, cx, तो वापस आएगा किस वेलोसिटी से, due to perfect elastic collision it rebounds with velocity cx माइनस क्यों, डायरेक्शन इज चेंज, तो इस रिटर्न्स बैक विद वेलोसिटी माइनस cx। चेंज इन मोमेंटम, बताइए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, पहले मोमेंटम कितना था, mcx, बाद में मोमेंटम कितना, माइनस कर दीजिए, यस 2mcx, क्योंकि आपने माइनस किया, mcx माइनस mc इज इक्वल टू 2mcx। डायरेक्शन प्लस माइनस वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चेंज इन मोमेंटम माइनस 2mcx, इसकी हमने ये वैल्यू ले ली, सो दिस इज 2mcx, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, mcx। अब अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो ऐसा एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n, तो n मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और हर एक की एक एक वेलोसिटी किस तरफ है, x की डायरेक्शन,
ये जो फैक्टर हमने निकाला था Cx, ये एक मॉलिक्यूल का था, उस मॉलिक्यूल की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या थी? C1। इसलिए उसके ये जो फैक्टर मैंने बनाए हैं, दिस वी शुड करेक्ट एज C1x, C1y एंड C1z। C1 वाले C1x, C1y, C1z, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर C1, सो दिस इज 2m C1x। ठीक है, अच्छा ये एक है। फॉर ऑल पार्टिकल्स ये क्या होगा? फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, अच्छा पहले इसी का एक का निकालते हैं, बाद में ऑल के लिए हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे या n टाइम्स को जोड़ देंगे। ओके, ये क्या चीज है? चेंज इन मोमेंटम। इफ दिस इज चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कौन क्रिएट करता है? आंसर है फोर्स चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करता है। या जब चेंज इन मोमेंटम होता है तो इस ऑब्जेक्ट ने कहीं फोर्स लगाया, हमको दिख रहा है कहां फोर्स लगाया? वॉल पे। वॉल ने इस पर फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। ये फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसमें टाइम कितना लगता है? तो देखिए, चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से उसका हम टाइम निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? ए। यहां से ये पार्टिकल यहां गया, फिर यहां से लौटकर इधर आया, ये टकराया, फिर यहां से इधर आता है, इस दीवार से टकराता है, फिर यहां से इधर जाता है, इस दीवार से टकराता है, फिर यहां से इधर आता है, इस दीवार से टकराता है, फिर इधर गया, फिर इधर आया। इस सीक्वेंस को सोचकर मुझे बताइए, यहां से एक बार ऐसे टकराया, फिर दूसरी बार आके टकराया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया? वेरी गुड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2a। और इसकी x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? cx। तो कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2a डिवाइडेड बाय cx। ये टाइम लगा इसको, दैट इज द टाइम फॉर ईच कोलिजन। एक कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन, तो हर कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है? 2cx अपॉन cx अपॉन 2a। हर एक कोलिजन में इतना टाइम लगता है। ये चीज समझ में आए? दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना है? cx अपॉन 2a। दैट इज टाइम पीरियड फॉर ईच कोलिजन। बिटवीन two collision on one wall, the time t is equal to 2a upon c1x। ये टाइम आ गया। This is time taken between two collisions। Okay, therefore force by this molecule कितना हो गया? फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज इक्वल टू, ये है चेंज ऑफ मोमेंटम, 2m cx डिवाइडेड बाय 2a अपॉन cx। 2a अपॉन cx, ये आ गया फोर्स बाय दिस मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, 2a अपॉन cx। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये cx ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 कैंसल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू m
C1x square and C square upon A and C1 square upon A, ये है फोर्स। ठीक, अब आप इस सीक्वेंस को पूरा एक बार देखिए। ये हम लोग एक जगह तक पहुंचे हैं, फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। हाँ, नाउ वी विल टेक फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। ओके, फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। Force due to all molecules, that is equal to, सभी मॉलिक्यूल्स में हम इसको जोड़ेंगे तो हमको फोर्स कितना मिलेगा? क्या हमको इससे n को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक की वेलोसिटी c1 नहीं थी, किसी की C2 थी, किसी की C3 थी। तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग जोड़ते हैं। सब में कॉमन क्या मिलेगा हमको? मास, सबका एक जैसा, A सबके लिए एक जैसा। और ऐड किसको करेंगे? C1 का x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस C2 का x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस C3 का x कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? This will go up to Cn x component square. ये force due to all molecules. ये सब के कारण फोर्स हो गया। सिर्फ किस डायरेक्शन पे? x। अच्छा, अब प्रेशर on YZ प्लेन। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बताइए उसका एरिया कितना है? YZ प्लेन का एरिया, इसकी हर साइड A है, इसलिए एरिया A स्क्वायर। तो अब ये जो हम फोर्स लिख रहे थे, इस फोर्स को हमने किया प्रेशर। प्रेशर करने के लिए A स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये जो m अपॉन A है, ये m अपॉन A क्यूब हो गया। ठीक है, A का A क्यूब बन गया क्योंकि एरिया से हमने डिवाइड कर दिया। एंड दिस इज ये C(x) स्क्वायर प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x स्क्वायर up to Cnx square। ये जो P लग रहा है, प्रेशर किस पर लग रहा है? YZ प्लेन पे। और P की अपनी डायरेक्शन किधर है? X। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ X। ठीक है, प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ X इज दिस। ये हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ X। अब बताइए व्हाट विल बी द प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ Y? m अपॉन A क्यूब वही रहेंगे। C1 का जो x कॉम्पोनेंट लिया था, अब कौन सा लेंगे? y कॉम्पोनेंट। तो C1 y कॉम्पोनेंट प्लस C2 y कॉम्पोनेंट अप टू Cn y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। और इसी तरह से z कॉम्पोनेंट बन जाएगा। Ez।
ये Px, Py, Pz, ये तीनों में प्रेशर लगने लगा। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब इसमें अगली चीज सुनिए। ये सबने नोट कर लिया? अब अगली चीज समझिए। पास्कल्स लॉ हमको क्या बताता है? प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ ए कंटेनर इज इक्वल। इसका ये मतलब है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल, Px is equal to Py is equal to Pz, Px is equal to Py is equal to Pz, और यही उस गैस का प्रेशर कहलाता है। तो इसको हमने लिख दिया P। इसी को क्या लिखा? P। ये उस गैस का प्रेशर P, किसी भी तरफ में। अब इस P को कैलकुलेट करने का हमने एक और तरीका निकाला, दैट P is equal to Px की वैल्यू लीजिए, Py की वैल्यू लीजिए, Pz की वैल्यू लीजिए, तीनों को ऐड करिए और इसको 3 से डिवाइड करिए, तब भी P आएगा। ये एक मेथड हुआ निकालने का, ठीक है? क्योंकि Px, Py, Pz तीनों बराबर हैं, P के बराबर हैं, तो P को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। There is nothing wrong in this। हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिख के हमने इसकी वैल्यू रखी। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा? देखिए, P is equal to ये 3/3 को हमने यहां लिख दिया 1/3। अब हमने क्या करना है? Px plus Vy plus Pz, Px plus Vy plus Pz, इन तीनों को ऐड किया, कॉमन क्या निकलेगा? यस, m/aq। ये हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया। ओके, m/aq, अंदर इन सबको जोड़ना। तो हमने इनको ऐसा लिखने की बजाय ऐसे लिखा। पहले किस किस को जोड़ा? 1 1 1। कौन जोड़ा? c1x का स्क्वायर, c1x स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर प्लस c1z स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? c2x स्क्वायर प्लस c2y स्क्वायर प्लस c2z स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा n तक चला जाएगा। अब इसमें फिर से देखिए 1/3 m। ये जो a क्यूब है, a क्यूब बेसिकली क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हम कहीं पर भी इसको चेंज करके वॉल्यूम लिख सकते हैं। हमने यही कर दिया, ठीक। अब ये जो C1 C2 ये x y z ये क्या था? ये देखिए यहां पर हमने किया हुआ था, ये C1x वेक्टर, सॉरी, ये C1 स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर। इसलिए ये 1 के तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बन गए? C1 का स्क्वायर। 2 के कंपोनेंट मिलके क्या बन गए? C2 का स्क्वायर। और इसी तरह से Cn स्क्वायर, ठीक है? ये बन गया। ओके, अब देखिए ये जो चीज आई C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, Cn स्क्वायर, हमने एक नई क्वांटिटी सोची। वो क्वांटिटी है सभी के वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड करिए। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी स्क्वायर को हमने ऐड किया, C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। सबको ऐड करके हमने उसको n से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल गई? मीन वैल्यू किसकी? स्क्वायर ऑफ दी C, स्क्वायर ऑफ दी C की मीन वैल्यू है। और अगर हम इसका रूट निकाल दें तो ये सबका मीन निकला C। व्हाट इज दिस C नोन एज? मीन। ये इससे क्या निकलता है? मीन। किसका? स्क्वायर्स का। और ये क्या बनाया? रूट।
mean of the square of the root. Mean square root. Root of the squares of root of the mean of the square. C is root of mean of squares. What is C? C is root of mean of squares. ये लीजिए, C is RMS, value of velocity of molecules. तो C क्या चीज है? इनकी RMS वैल्यू। RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। ये एक तरह का मीन होता है। जैसे आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, मीन मोड, ये सब चैप्टर आपने पढ़ा है ना, वैसे ही एक मीन किसका होता है? स्क्वायर्स का। स्क्वायर का मीन निकाला, उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो इस तरह से जो मीन निकाला जाता है, पहले हमने प्रोसेस क्या की? सबके स्क्वायर बना दिए, फिर उनको आपस में जोड़ दिया। दूसरी प्रोसेस क्या की? n से डिवाइड किया, फिर से स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो अब ये वैल्यू किसकी आ गई? मीन वैल्यू, ये भी। तो इसको अब से हम कहेंगे CRMS। अब बार बार अगर आप RMS नहीं लिखना चाहते तो प्रिंट में हमारे पास एक तरीका है, we write it capital C. What does this mean? CRMS. Okay. तो ये CRMS किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, और ये इसको देखकर हम एक चीज निकाल सकते हैं। इसको देखकर बताइए कि ये वाला पोर्शन, ये किसके बराबर है? तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये कौन है? CRMS। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या मिला? CRMS का स्क्वायर, यानी स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय n। खाली ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर किया, ये रूट रख गया, ऐसा है। अब इस n को इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा? NC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये दिख रहा है? ठीक। NC, ये C कौन सा है? RMS, और ये क्या है? इंडिविजुअल C। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहां यूज किया। कहां पर? यहां पहुंचकर हम रुक गए थे, मान लीजिए ये। उसके बाद हमने ये वाली थ्योरी डिस्कस की, और इस थ्योरी से क्या निकाला कि C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इसके बराबर होता है। इसको हमने यहां रख दिया। Putting this into, इससे हमको क्या मिला? ये क्या चीज थी? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m वॉल्यूम का वॉल्यूम, और इसके बदले में अब हमने क्या लिखना है? NC स्क्वायर। ये बात समझ में आई? इससे हमने निकाला कि NC स्क्वायर इसके बराबर होता है, और इसको हमने यहां 2 में रख दिया, तो ये आ गया। अब हाँ जी, हो गया। अब ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो m इंटू n क्या बना?
हाँ, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं m। So this is 1/3 mc square upon v वॉल्यूम। n क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्या चीज? कोई डाउट? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस क्यूब। तो m इंटू n क्या बना? मास ऑफ दैट गैस। और उस गैस का वॉल्यूम कितना है? v। अगर हम चाहें तो इसको n(a³ लिखें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस v को भी क्या लिखेंगे? a³। ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो ये फिर से देखिए, इसको हम ऐसा कर सकते हैं n(a³). n(a³ क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n एक सिंगल वॉल्यूम में, n(a³) टोटल वॉल्यूम में, n(a³) मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय v, और v किसके बराबर है? a³। तो a³ कट जाएगा, a³ कट जाएगा। अब m क्या है? m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। इन यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या बना? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी c स्क्वायर। तो अगर हम डेंसिटी के टर्म में बनाएंगे तो ऐसा आएगा। अगर आप मास और वॉल्यूम रखना चाहते हैं तो ये कैसा आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू c स्क्वायर। m क्या है? टोटल मास इन द कंटेनर। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और c क्या है? RMS वेलोसिटी ऑफ द molecules. So P is equal to 1/3 mv c square. ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये दो फॉर्मेट हमने निकाला, एक डेंसिटी के टर्म में और एक मास के टर्म में। मास क्या होता है? m इंटू n। यहां पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n लेते हैं, टोटल, तो इसको n लिखना है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना लेके इसको ये लेते हैं दैट n आर द नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसको क्या लेंगे? n इंटू a³। ये n इंटू a³, टोटल नंबर n इंटू a³ लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर सिर्फ n लेंगे तब भी कैपिटल M आएगा। समझ आ रहा? मुझे दोनों मिक्सअप नहीं करने चाहिए थे पर हो गए, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है a³ को, तो यहां भी करना है, यहां भी करना है। अगर आप सिर्फ टोटल नंबर को n मानते हैं तो यहां सिर्फ n को मल्टीप्लाई करना है, यहां सिर्फ n को करना है, और ये फुल मास लेना है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? डेंसिटी। तो आफ्टर ऑल हमको मिलेगा क्या? डेंसिटी। तो 1/3 डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा P का एक्सप्रेशन आया जो हमको काइनेटिक थ्योरी से निकालना है। दिस इज अवर टारगेट। ठीक है? तो ये अगर P का एक्सप्रेशन आता है तो इसको हम स्टडी करते हैं। C इज व्हाट? RMS वेलोसिटी। अब अगर इस v को हम इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा?
PV is equal to 1/3 mc square. m is what? मास. अब इस कंटेनर के अंदर जो गैस का मास है उसमें हम बाहर निकलना और अंदर आना अलाउ नहीं कर रहे, सब तरफ बंद है. तो ये मास क्या हो गया? कांस्टेंट. प्रेशर वॉल्यूम आप बदलिए लेकिन मास नहीं बदलना. सो मास इज ए कांस्टेंट. अगर हम इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं करते हैं तो इसके वाइब्रेशन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता. c इज अगेन ए कांस्टेंट. अगर m और c दोनों कांस्टेंट हो गए, 1/3 इज ए कांस्टेंट, तो p इंटू v क्या हो गया? pv इज इक्वल टू ए कांस्टेंट. pv इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज व्हाट? बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ को हमने किसके बेसिस पे प्रूव किया? काइनेटिक थ्योरी. अब ये जो हमारा इक्वेशन बना P इज इक्वल टू 1/3 m/vc², ये हमारा एक फंडामेंटल फॉर्मूला बना. इस फॉर्मूले को लेके हम 10 फॉर्मूले और प्रूव करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी से ये बना, ये बना, ये बना. हर एक में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? ये. समझ आया? ओके. सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे. इसको एक बार सब अपने घर में करके देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपसे डिराइव होना ही चाहिए. एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार करिएगा तब आएगा. ठीक है?